वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं, हम दुनिया के हर रिश्ते का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे वालिदैन के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आप उनको कैसे डील करें। क्या आप जानते हैं कि ये तमाम तर रिश्ते आपके लिए एक आईने का काम करते हैं। ये आपको उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही इज्जत और खुलूस सिखाते हैं जिसका आप अपने साथ बर्ताव करते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू कि आपका अपनी ज़ात के साथ क्या रिश्ता है। बहुत सारे लोगों को, हम में से कई हमारे दोस्तों को हम लेबल कर देते हैं कि यार ये शख्स तो बहुत खुदगर्ज है, बहुत सेल्फिश है, लेकिन क्या वो वाकई खुदगर्ज होता है और ये कौन सी ट्रेड्स हैं। आप अपने साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। बज़ाहिर एक ऐसा शख्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन क्या हम इस रवैये के बारे में अवेयर हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आइए सबसे पहले आपको लोगों की राय सुनवाते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट पीपल सेड। सबसे पहले इस बात तो ये है कि रिलेशनशिप दो लोगों का होता है, उनमें दो ही लोग इन्वॉल्व हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आती है तो रिलेशन डेफिनेटली खराब हो जाते हैं। किसी के बारे में गलत बात बोले, हम कैसे हैं और आप गलत एक की चार लगा के बोले तो उससे भी रिश्तेदारी खराब होती है। रिश्तेदारी खराब होने की वजूहत बहुत है। कोई रिश्ते के सिलसिले की बात होती है कि रिश्ता कोई आया हुआ तो इसमें बीच में कोई ना कोई कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से जो मामला खराब हो जाता है। ठीक है ना, छोटे बड़ी की तमीज खत्म हो गई है। ठीक है, इंसान को नहीं समझता, बस इसलिए गैप आ जाता और तो कोई वजह नहीं होती। सब चला के सब होशियार है, सीधों का दौर नहीं है, मैं तो यही कह सकती हूँ। अगर आप रिलेशन रखना चाहते हैं तो आप दूसरे की बात बर्दाश्त करें। ना हम बुरा मानना चाहें तो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर बुरा मानना चाहे तो हर चीज़ का बुरा मान लेते हैं। तो हमें रिश्ते टैकल करने आने चाहिए। जी जनाब, तो हमने इनसे पूछा कि रिश्तों पे क्या चीज असरअंदाज होती है, एंड व्हाट वी वांटेड टू कनेक्ट वाज कि आपका अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। और आप देख सकते हैं कि किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की कि मैं जो अपने बारे में सोचता हूँ वही मेरे रिश्तों में मुझे नजर आता है। लेकिन लेट्स गेट दैट स्टार्टेड विद आवर पैनल। जबरदस्त पैनल है जी हमारे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड माहिर नफ्सियात भी हैं, नीलम नाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नीलम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सकीना जफर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सकीना फॉर मेकिंग टाइम। और हमारे साथ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट जनाब यासिर जहीर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू बीइंग द ओनली मेल इन द पैनल, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताएं कि आमतौर पे तस्वुर किया जाता है कि मर्द बहुत खुदगर्ज होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं। क्या ये सच है आपके ख्याल में? देखिए, एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे माशरे में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं जिसकी वजह से ये पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से होती है। तो लेकिन इसमें मसला सारा ये होता है कि इसको हाउ यू आर मैनेजिंग इट, आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को इसको लेके साथ चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप वाकई खुदगर्ज हैं, अगर आप वाकई सेल्फिश हैं, तो आप सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, आप साथ साथ अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने दोस्तों का, सबका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन यासर, अगर हम ये देखें कि ये लेबल आप पे लगा कौन रहा है, तो जिस हद तक इस इंसान की गलती है कि वो खुदगर्ज बिहेवियर डिस्प्ले करता है, दूसरी तरफ लोग उसको इनेबल भी तो कर रहे हैं, अलाउ भी तो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, जब हम इन सारे बड़े बड़े लफ्ज यूज करते हैं दूसरे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये देखें कि ये परसेप्शन ही है, ये फैक्ट नहीं है। अगर कोई शख्स आपको खुदगर्ज कह रहा है तो उनकी नजर में आप कोई खुदगर्जी का मुजाहिरा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी होता है टू लिंक विद द टॉपिक कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है, हाउ डू यू एक्चुअली फील एट योर कोर, और क्या सिर्फ एक इक्वेशन में किसी को लग रहा है कि आप खुदगर्ज हैं, या लाइफ के हर हिस्से में, हर रिलेशनशिप में वो खुदगर्जी आ रही है। एक छोटी सी मिसाल है सकीना जी कि अगर एक इंसान को आप कह रहे हैं कि वो खुदगर्ज है, ज्यादती करता है, जालिम है, तो आपने भी तो अपने लिए एक मजलूम का रोल सिलेक्ट कर लिया है। अक्सर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि भाई अगर ये शख्स इतना ही बुरा है, ये बॉस इतना ही बुरा है, ये नौकरी इतनी ही तकलीफ दे है, तो आप यहाँ हैं क्यों? तो उसका कोई जवाब नहीं होता, वो फिर मजबूरियां गिना देते हैं। अपने आप को मजबूर क्यों समझते हैं हम? इसलिए मजबूर समझते हैं कि जो सोसाइटी में अगर हम बात करें, वैसे ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, मेल फीमेल के हवाले से बात करें तो
فیمیلز کو ذرا تھوڑا مظلوم کرانا ہمارے ڈراماز وغیرہ میں آپ کو پتا ہے کتنا ان کو انہینس کرتے ہیں کہ لائک یہ مظلوم ہے, یہ پٹ رہی ہے اینڈ آل دیٹ, جو بھی ہوتا ہے ہمارے ہوتے ہیں ایز اے ویور کہ یار یہ کیوں نہیں صحیح چیز کر سکتی ہے, کیوں نہیں سکتی یہ بات. مگر میں آپ کو بتاؤں ریئل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم جو دیکھ رہے اپنے معاشرے میں برابری کا ہے, اچھا برا ہر جگہ پہ. ہم جو فیل کرتے ہیں, ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی یہ سوسائٹی میں ہمیں کس طرح موو کرنا ہے. ہماری ذہنیت ہم خود بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن سکینہ جی ایک مثال ہے نا, اگر ایک رشتہ ازدواج ختم ہوتا ہے, لوگوں کی علیحدگی یا پھر ڈیورس ہوتی ہے, تو یاسر خاتون کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ آئی ایم انلویبل, میں محبت کے قابل نہیں ہوں, یا اس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی, آئی واز سو ڈسپوزیبل, اور آپ اس بات میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. دوسروں کا رویہ آپ کو اپنے بارے میں رائے بنانے کا ایک طرح سے فور گراؤنڈ تیار کر کے دیتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے سیلف کانسیپٹ کی, کیونکہ جب آپ اپنے بارے میں ایک بلیف قائم کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اپنی زندگی میں بڑا ایک مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ اس کے اوپر اگر آپ بالکل ہی فرم بلیو کر لیں اور آپ سوچیں کہ جی اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور میری طبیعت ہی ایسی ہے, میں ہوں ہی ایسی, تو اس کی وجہ سے آپ پھر امپروو نہیں کر سکتے لائف میں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جی ڈیورس ہو گئی یا فیملی پرابلمس ہیں, اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے فیمیلز کے اوپر وہ اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. سیلف امپروومنٹ, سیلف کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی سیلف کیئر اگر آپ کر رہے ہیں تو جی آپ بہت ہی خود غرض ہیں. تو سیلف کیئر میں بتانا چاہتا ہوں, جو میں بتاتا بھی ہوں سب کو, کہ سیلف کیئر جو ہے از ناٹ سیلف انڈلجنس, خود غرضی نہیں ہے, خود پسندی نہیں ہے. اٹس اباؤٹ کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں تاکہ آپ پرفارم کر سکیں لائف میں, اور اپنے ساتھ جو آپ کے جو قریبی لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھ سکتے. اچھا, یہ ایبسلیوٹلی رائٹ. کئی دفعہ ہم نے جو کانسیپٹس آف سیلف کیئر ہیں وہ بھی بڑے عجیب سے, ہم سمجھتے ہیں جی کہ اگر ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو یہ سیلف کیئر ہے, ہم کوئی بہت مہنگا تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں سیلون میں تو یہ سیلف کیئر ہے. سیلف کیئر سمپلی کین بی کہ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں ٹاکسک انرجی لے کے آتا ہے, ہاؤ ٹو اپ ہولڈ یور باؤنڈریز اینڈ سے کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے, مجھے اس انٹریکشن کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. یا ایک ہی مدعے پہ اگر آپ کے گھر میں بار بار بحث ہو رہی ہے, سیلف کیئر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ ایگزاسٹڈ ہیں, آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے یا اس بات کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا, تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ریزنز, جیسے آپ نے کہا نیلم, کئی دفعہ جب ہم اس وشس سائیکل میں پھنستے ہیں, جب ہم کسی انسیڈنٹ کو, کسی واقعے کو اپنے بارے میں اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ خاتون کی اگر ڈیورس ہو گئی تو وہ کہے گی جی میں بہت خوبصورت نہیں تھی, یا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ نہیں تھا, میں امیر ہوتی, میرے 4-5 بھائی ہوتے, آئی ووڈ ہیو بین اسٹرانگ, تو یہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوتا, یا میرے بچے نہیں ہیں, یا میری اولاد نرینہ نہیں ہے. یہ جب ریزنز آپ اگلے کے بیہیویئر کو یا اس انسیڈنٹ کو اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں, اس سے نکلا کیسے جائے؟ دیکھیں صدرہ, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ لائف کے کوئی بھی حالات ہیں وہ آپ کا اپنے بارے میں ریلیشن شپ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں, لیکن یہ وائس ورسا بھی ہوتا ہے. وائل وی گروئنگ اپ, بچپن میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹمنٹ ملی ہوتی ہے ہمارے کیئر گیور سے, وہ ہمارے سیلف کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کو بالکل اس کی بنیاد رکھتے ہیں. آپ اپنے بارے میں کیسا سوچیں گے, فیوچر میں جا کر جب آپ کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آئیں گے جو آپ کے اختیار سے باہر ہوں گے, وہاں پر آپ اس کو پروسیس کیسے کریں گے. کیا آپ اس سچویشن کو آبجیکٹولی دیکھ پائیں گے, آپ واقعی دیکھ پائیں گے کہ کس کی کہاں پہ غلطی تھی اور آپ کی کہاں پر تھی, یا وکٹم رول ازیوم کریں گے, پرسنلائز کریں گے. اچھا, کئی دفعہ یہ واقعی دو لوگوں کے ریلیشن شپ میں دیکھو, ہر انسان اگلے کے رویے کو پرسنل لے رہا ہے کہ یار اس نے مجھے یہ بات کہی تو یہ اپنے اوپر فوکس ہے نا, کیونکہ ہمارا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کا کوئی رویہ یا کوئی عمل, جیسے کسی نے آپ کو اگنور کیا تو وہ اصل میں آپ کو سکینہ جی اگنور نہیں کر رہا, وہ اپنی کسی الجھن میں اور آپ اس وقت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ دیکھو میں اس شخص کے لیے غیر اہم ہوں, یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, یہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اپنے تھنکنگ کو چیلنج کیسے کریں؟ دیکھیے صدرہ, میں کا کانسیپٹ جو ہے نا, میں ہی ہوں سب کچھ, تو یہ تو ہے ہمارے جو معاشرے میں ہے, میں کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, اس سے نکلنا تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مگر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ
दूसरों के लिए अपने से हट के सोचेंगे तो आपको इग्नोर करना भी आना चाहिए. लाइक जैसे इन्होंने बात करी कि हम लोग आपस में बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है ना कभी कभार कि इसने मुझे क्यों इग्नोर कर दिया, इसने, अब मैंने आपको टॉपिक पिछला देखा था कि ब्लॉक क्यों कर दिया. ये हम लोग जो अपने उसमें लेके अजम्पशन जो चल रही होती है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है. उससे निकलना थोड़ा सा हमें अभी टाइम लगेगा, मगर उसका बेहतरीन हल ये है कि दूसरों को माफ करना सीखे, आगे बढ़ना सीखे. अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. एक एग्जाम्पल है कि अगर एक खातून मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो जाए और अब बीवी समझ रही है कि अच्छा चलो, थोड़ी देर के बाद वो समझती है कि शायद मुझसे भी ज्यादती हो गई, ऐसा करते हैं, मामले को रफा दफा करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं. अब वो एक कॉल मिलाती है, हस्बैंड ने कॉल नहीं उठाई, दूसरी कॉल मिलाती है, हस्बैंड ने कॉल नहीं उठाई, वो लगातार 30 कॉलें मिलाती है और हस्बैंड कॉल नहीं उठा रहा. तो अब उसके बाद जब दोस्तों में गुफ्तगू हो रही है तो हर कोई शख्स उस हस्बैंड को इल्जाम दे रहा है कि यार ये तो बड़ा संगदिल इंसान है, बड़ा बदतमीज है, तुम एक तुमने पहल भी की मामले को खत्म करने की तो वो फोन नहीं उठा रहा. इसमें हमारा पैनल क्या सोचता है? क्या खातून की भी गलती थी कि एक नहीं दो नहीं के बाद आप भी जरा थम जाएं, हस्बैंड ने घर वापस ही आना है? ये जो हम ऑब्सेसिव तरीके से किसी के पीछे पड़ जाते हैं और किसी मसले को उसी वक्त हल करने की कोशिश करते हैं, ये डिमांडिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर हमारा अपना भी है. इस पर बात करते हैं. बैक हमने एक सिचुएशन डिस्कस की जिसके अंदर अगर इख्तिलाफ के बाद एक पार्टनर बार बार कॉल कर रहा है तो उसका सेल्फ इमेज क्या है और क्या ऐसा करना सही है. लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर पैनल. सकीना जी, आपका रिएक्शन कि अगर लड़ाई हुई हुई है और एक शख्स 30-35 कॉलें कर रहा है, चलो खातून के जुमरे से भी निकाल देते हैं, मर्द हो या खातून हो, जो भी इस तरह की अटेम्प्ट कर रहा है और अगला बंदा इग्नोर कर रहा है, तो दोनों का सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज तो देखें, अगर आदमी की साइड पे देखा जाए तो शादी के शुरू में इतना पैम्पर कर देते हैं वाइफ को कि मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता. इतनी कॉल्स होती है, इतनी आउटिंग होती है, इतनी शॉपिंग्स होती है, मूवीज होती हैं, डिनर्स होते हैं, सब कुछ होता है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेट गिरने लगता है जो एकदम गिर के इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे. हाँ, तो मतलब नहीं, लेकिन जो खातून इतनी जिद होके लगातार कॉल्स कर रही है, आपके ख्याल में उसमें खुद एतमादी की एक अच्छी वर्दीनेस की कमी है आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा नहीं है. वो बेसिकली देखिए, जो खातून है ना वो बहुत जल्दबाज है. मतलब उनको चाहिए, उनको फौरन आंसर चाहिए, उनको फौरन जवाब चाहिए. अगर नाराजगी है तो फौरन चाहती है कि क्लियर हो जो भी है. जो मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, खातून के अलग अलग मिजाज भी हो सकते हैं. आपके ख्याल में क्या ये इमेच्योर बिहेवियर है या आप क्या कहेंगे? देखिए, इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी की जबान में कि एक एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है. यानी कि अगर सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी नीड्स को फौरन पूरा नहीं कर रहा, तो हमें कहीं ना कहीं या हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड होता है उसको लगता है कि ये शख्स अब हमेशा के लिए नाराज हो गया है और शायद मैं इसको खो दूंगी. जिसके रिजेक्ट भी कर दिया, अबैंडन भी हो गई, रिजेक्ट भी कर दिया है, अबैंडन भी कर दिया और मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती. तो वो इमोशनली इस तरीके से इम्पल्सिवली बिहेव कर रही हैं, जो कि एक बहुत हेल्दी रिएक्शन की निशानी नहीं है, क्योंकि फिर ये चीज हर रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होगी. आज ये अपने स्पाउस के साथ इस तरीके से बिहेव करिए, कल वो यही एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से रखेंगी कि वो भी मुझे फौरन से मेरी नीड्स को पूरा करें, अपने बाकी लोगों से भी रखेंगी. तो देखें, जब कोई भी इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन होती है, इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, उस वक्त एक शख्स जो है वो लॉजिकली नहीं सोच सकता है. या तो आप जज्बाती होकर सोचेंगे या तो आप लॉजिकली होकर सोचेंगे. अच्छा, क्या कभी आपने देखा है कि जो एंशियसली अटैच लोग होते हैं, मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि इनकी मिसाल आप बिल्कुल ऐसे लें कि एक कप है जिसमें सुराख हुआ हुआ और लीकेज है. अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि अगले बंदे की केयर से, उसके एहसास करने से, उसकी अच्छी बात करने से, नरम मिजाज होने से आप फुलफिल्ड फील करेंगे, लेकिन वो जो आपका सुराख है ना वो हमेशा ही टेम्परेरी खाली रखेगा. ये सिर्फ टेम्पररी, ये सिर्फ वक्ती तौर पे हमें रीअश्योरेंस महसूस होती है, लेकिन ये बार बार हमें उस चीज की जरूरत होती है. इट्स ऑल्सो लाइक एन इमोशनल एडिक्शन हम कह सकते हैं. अच्छा, इस बार बार तसल्ली चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा, अब अगर एक किसी भी पार्टनर की, चाहे मर्द हो या खातून, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट खवातीन में ये ट्रेड ज्यादा पाया जाता है हमारे माशरे में, या सर क्या वो रियलाइज करती हैं कि ये अगले बंदे के लिए उनका सेल्फ एस्टीम का कम होना या बार बार इस तसल्ली को, इस वैलिडेशन को मांगना
कितना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है. यानी मर्द कहे कि भाई मैं कह तो दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी तो हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब क्या चाहिए तुम्हें. यानी इज इट इमोशनली ड्रेनिंग फॉर देम? एब्सोल्युटली इट इज ऐसा होता है, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि स्पेस हमें देना चाहिए. सही. दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए. अगर आप उसको कांटेक्ट कर रही हैं, जैसे खातून कांटेक्ट कर रही हैं एंड इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपको ये भी सोचना चाहिए थे कि ही मे बी बिजी, कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, वंस ही गेट्स फ्री तो वो जवाब देंगे. या उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए टू कम बैक टू दिस, क्योंकि वो उनके पास जो प्रोसेसिंग है, he needs more time उस प्रोसेस को करने के लिए. मुझे लगता है कि खवातीन या जो भी पार्टनर चेज कर रहा है उसके लिए उस मोमेंट में अव्वलीन प्रायोरिटी वो रिलेशनशिप है, जबकि दूसरा शख्स कोई और काम भी कर रहा है. और आप अगर कोई और तरफ अपना जहन नहीं लगा पा रहे, इसका भी आप एक तरह से बोझ अगले पे डाल रहे हैं कि नहीं भाई मेरे लिए सबसे अहम है, तुम्हारे लिए भी होना चाहिए. अच्छा, यही चीज अगर बच्चों की तरफ हम लेके आते, पेरेंटिंग पे लेके आते हैं, सकीना आप क्या नोटिस करती हैं? जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक मदर की एंशियस अटैचमेंट की टेंडेंसी है, तो देखा जाता है कि वो अपने बच्चे को दादी के पास भी नहीं छोड़ती, वो उस बच्चे के हर वक्त सर पे सवार रहती है, उसकी हर लाइफ की चीज में इन्वॉल्व रहना चाहती है, उसको प्राइवेसी नहीं देती. बच्चा भी तो फिर आपसे उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप होती है इस तरह के सिनेरियो में? पर्सनालिटी भी इसी तरह पे आ जाएगी जब हम देखेंगे कि मदर जो हैं इतनी इम्पेशेंट हैं, जो भी उनके अंदर ऐसी सलाहियत पाई जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर तो आ ही जाती है. तो बच्चे इसी तरह बिहेव करना शुरू कर देते, फिर हम उन्हें ब्लेम करते हैं, तो फिर अक्स तो फिर हमारी जात का नजर आ रहा है ना उसमें, तो वो फिर हम देखना ही नहीं चाहते वो अक्स. कई चीजों में बार बार आप नीलम कहते हो कि हम जब इमोशनल पेन पॉइंट पे अपने जाते हैं, अपनी पेन बॉडी में रिसीड करते हैं, तो हम अपने इनर चाइल्ड पे चले जाते हैं. तो ये बच्चे के जो पहले फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, 10-12 साल तक की उम्र है, उसमें उसके पास एक हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ हो, इसके लिए बतौर पेरेंट्स, बतौर फैमिलीज हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप है ना, और जब आप ये इवैल्यूएट भी करेंगे कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, तो वो ज्यादातर वही मैसेजेस या वही बात आप रिकॉल करेंगे जो आपने अर्ली इयर्स में सुनी होंगी अपने बारे में अपने एडल्ट से. सो एज एन एडल्ट पॉजिटिव मैसेजेस देना, पॉजिटिव मैसेजेस को रीइंफोर्स करना, स्पेशली जब वो बच्चा इनसिक्योर या वल्नरेबल फील कर रहा है, अगर वो बीमार है, अगर उसे कोई गलती हो जाती है, अगर वो कोई टैंट्रम भी थ्रो कर रहा है, तो उस वक्त हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट उस वक्त हम कंट्रोल में होते हैं. वही मैसेजेस उस वक्त जो हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है तोड़ दो तुम सब कुछ, काम ही तुम्हारा ये सारी चीजें तोड़ना. अब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि मैं जो भी करता हूँ वो गलत हो जाता है. सो एज एन एडल्ट अगर वो एंशियस डेवलप हो रहा है, तो उसको यही होगा कि मेरी कोई गलती होगी, आई नीड टू कीप आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. या अगर रिश्ता खराब हो जाता है तो वहां पर सेल्फ ब्लेम का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है. अच्छा, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, आप छोटे बच्चों को किसी सोशल गैदरिंग में ले जाएं, आपको 3 तरह के बिहेवियर नजर आएंगे. नंबर 1 वो बच्चा जो माँ के पल्लू से चिपका हुआ है, जो कहीं नहीं जाना चाहता, और जिस तरह आपने कहा कि वो एक एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, वो एक नई जगह पे अपने आप को गैर महफूज फील करता है और हर वक्त उसको ये डर होता है कि माँ कहीं चली जाएगी तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा. दूसरा एक ऐसा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता, वो वहां जाके गुम जाता है, खेल कूद में लग जाता है, एंड यू कैन सी कि उसको शायद इतने कंट्रोल में रखा गया है कि वो अवॉइड करना चाहता है. ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए. लेकिन तीसरी किस्म जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, दैट इज सिक्योर अटैचमेंट. कि आप देखें कि बच्चे को ये भी एहसास है कि ही इज बीन लुक्ड आफ्टर, माँ बाप वहां पे मौजूद हैं, खाने के वक्त आएगा, प्लेट बनवाएगा, माँ को आके बताएगा भी कि व्हाट इज ही डूइंग, वेयर इज ही हैविंग फन, और एट द सेम टाइम वो माँ से दूर रहने पे यानी अनसेफ फील नहीं करेगा. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो हम डेवलप करना चाहते हैं. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, मेरी बात सुनने का शुक्रिया जी. देखिए, बात दरअसल ये बड़ी प्यारी बात मेरी बहन ने कही कि माँ के पल्लू से मतलब चिपके रहना है. ये बड़े खुश नसीबों की बात है जो माँ के पल्लू नसीबों वो चिपके रहते हैं. माँ नहीं होती तो दुनिया जहन्नम बन जाती. और रह गई बात खुद पसंदी वाली बात, तो खुद पसंदी, ज्यादा खुद पसंदी इंसान को बर्बाद करती है. एक रिवायत पे लिखा हुआ था, ये मेरा वहम था, मैं बहुत अहम था. तो ऐसी बात नहीं है.
दूसरों को भी समझना है, अपने आप को भी समझना है, और अगर नहीं समझना किसी को तो जंगल में जाके सन्यासी अख्तियार कर ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज जिसके ऊपर हम अभी तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके बात करेंगे कि कई लोग जिनको खुद गर्ज या खुद पसंद कहा जाता है, दरअसल अपनी वीकनेसेस, अपनी वल्नरेबिलिटीज और अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहे होते हैं। वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं जहां उनको लगता है कि उनको तकलीफ होगी, यानी मिसाल के तौर पे कोई और छोड़ के जाए उससे पहले मैं ही ये डिसीजन ले लूं, लेकिन दैट इज जस्ट अ लेबल। हो सकता है बज़ाहिर वो अपने आप को बड़ा खुदगर्ज शो कर रहे हों, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज पे वो कैसे काबू पा सकते हैं, ये हम पूछेंगे। अभी भी हम जो बात कर रहे थे कि कई दफा हम लोगों को जब लेबल करते हैं कि ये शख्स बहुत खुदगर्ज है, खुद पसंद है, क्या वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को छुपा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यासर, आपको क्या लगता है? अक्सर कहा जाता है ना कि एक मर्द नाराजगी का इजहार कर रहा है, कहीं ना कहीं खातून को पता होता है कि यार प्रॉब्ली ही इज एक्टिंग इनसिक्योर, दिखने में ये बड़ी एक सेल्फिश बिहेवियर लग रहा है, लेकिन मेरी कोई बात है जिसको एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही है। कैसा होता है कि अपनी एहसास कमतरी को लोग ढांपते हैं खुदगर्जी से? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं, उसमें एहसास कमतरी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि अब आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं दूसरों को और कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने जो लो पॉइंट्स हैं वो दूसरों के हाई पॉइंट से कंपेयर करते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और जो लेबल्स की हमने बात की, शायद इसको अंग्रेजी में समझाना ज्यादा बेहतर होगा। नीलम, सेल्फिश होने और सेल्फ लविंग होने में क्या फर्क है? तो बहुत फर्क है। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, एंड आई पर्सनली बिलीव कि आपका कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी और नर्चरिंग नहीं हो सकता जब तक आपका अपना खुद के साथ रिलेशनशिप हेल्दी और लविंग ना हो। जब आप खुद को तरजीह देते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो सेल्फ लव होता है। लेकिन अगर आप खुद को इतनी तरजीह दे रहे हैं कि आपकी वजह से दूसरों की जात को नुकसान पहुंच रहा है ऑन पर्पस, रिपीटेटिवली, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिश के जिम्मे में आ रहा है। और वो एक तरह से पनिशमेंट भी है। मुझे लगता है कि वहां आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, वहां आप बदला ले रहे हैं, वहां आप खामोश इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज को अपहोल्ड करना चाहते हैं, वहां आप खामोश इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी खामोशी से दूसरे को तकलीफ होती है। सकीना जी, हम सब करते हैं, राइट? बिल्कुल, सब करते हैं। हाँ, देखिए, खामोश रहना तो अच्छी बात है, खामोश रहें। खामोशी भी एक जबान है जो समझने वाले लोग समझते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप उसको शाउट करके समझाएं। बच्चों को, जैसे बच्चों में आ जाती आदत, रोएंगे तो अम्मी सुनेंगी, हमारी जिद मानी जाएगी, ये जरूरी नहीं है। हम वही वाली बात है ना कि हम किस तरह तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो जरूरी नहीं है। हमें आराम से बात समझाने का सलीका आना चाहिए। यही चीज हम अगर रोड पे अगर जाके देखें, इतनी ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हॉर्न वगैरह, इसी तरह हम अपने आप को बता रहे होते हैं। उसमें भी आप देखें कि जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं ना, तो आपका अपने बारे में जो ओपिनियन है वो निकल के आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी की बात पे गुस्सा आया है और आप पलट के कह रहे तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, सो इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि उस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगला आपको बेवकूफ बना रहा है, एंड यू डोंट वांट टू बी टेकन फॉर अ राइड। तो ये ना हल्के हल्के तरीके होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले इंसान का अपने बारे में क्या रवैया है, क्या ओपिनियन है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आज के इस मौजूद हवाले से एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि मैंने देखा है कि जिन घरों में 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, एक दरमियानी बेटी है और एक छोटी, और कुछ भाई भी हैं, आमतौर होता है कि वो जो दरमियानी जो बच्ची है वो समझती कि मैं निगलेक्ट हो रही हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और वो बड़ी की ज्यादा अहमियत है, वो बड़े होने की बुनियाद पर अपनी बात मनवा लेती है, और छोटी वाली है वो लाडो प्यार में, तो उसके दिमाग में ये बात जो है वो सलाहियत कर जाती है। कुछ रवैया भी होता है पेरेंट्स का, और कुछ वो उसकी हैवियत की हामिल हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जब वो मैरिड होती है तो वहाँ पर भी उस रवैये की वजह से उस पर बड़े मनफी असरात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपका बर्थ ऑर्डर होता है उसमें कुछ तो चीजें प्री डिस्पोजिशंस हैं आपकी, कि जो बड़ा बच्चा होगा उसके ऊपर एक अलग तरह की जिम्मेदारी होगी, दरमियाना बच्चा और सबसे छोटे बच्चे की शख्सियत में फर्क होगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो सिबलिंग राइवलरी है, जेलसी है, ये अलग ही फैक्टर्स हैं, और इसमें मेरे ख्याल में पेरेंट्स का या केयर गिवर्स का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, और ये मैं क्विकली नीलम से भी डिस्कस करना चाहूंगी। नीलम, सेल्फ इमेज
एंड द बर्थ ऑर्डर, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप? इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एंड शायद हमें इसके बारे में एक प्रॉपर प्रोग्राम करना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स। लेकिन इसे हम कहते हैं मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। जो बीच का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स के साथ डेफिनेटली ग्रो अप करता है, स्पेशली अर्ली ईयर्स में और टीनेज में, कि या बड़े वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो बड़ा है तो उसकी बात मानी जाती है, छोटे के लाड उठाए जाते हैं और मैं बीच में फंसा रहता हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी को क्लियर क्योंकि वो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है। एग्जैक्टली, ना लाड मिल रहा है ना, और रिलेटिव है ना, जब बड़े के सामने होता है तो उसको कह देता था तुम छोटे हो, और जब छोटे के सामने होता है तो कहते तुम बड़े हो। बिल्कुल समझ ही नहीं आता है मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। बिल्कुल। और एक और बात मैं ऐड करूंगी कि बच्चों के साथ एज पेरेंट्स आप डेफिनेटली अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एज एडल्ट्स हम खुद काफी चीजों को लर्न कर रहे होते हैं जब बच्चे होते हैं तब स्पेशली, और अगर बच्चों की सारी शिकायतें आप पूरी करने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रिमेंबर कि आप जितना कर सकते हैं, आपके जितने इख्तियार में है, आप फेयर हो रहे हैं एज पेरेंट्स, आप अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप खुद लर्न कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं, एज लॉन्ग एज आप उनको हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट देते हैं और जितना आप जेन्युइन हो सकते हैं उनके साथ, उतना आप रहते हैं, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स विद टाइम रिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और एंगल अगर लेके आ जाए सकीना जी, बेटा और बेटी का फर्क, यानी इर्रिस्पेक्टिव कि आपका ऑर्डर क्या है, कई दफा घर में जो बेटियां होती हैं वो इस एहसास के साथ बड़ी होती हैं कि भाई हमारी अहमियत कम है, भाई को हर चीज अलाउड है, भाई को सबसे बेस्ट चीजें भी मिल जाती हैं, अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है, वो लेट नाइट बाहर भी रह सकते हैं, हर चीज में उनकी तरजीह ज्यादा है। इस एहसास के साथ अगर कोई बच्ची बड़ी हो रही है तो कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, हमारा जो माशरा है वही हमें इसको ज़्यादा हाईलाइट करता है कि लड़कियां जो हैं थोड़ी अंडररेटेड हैं और लड़के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे चल के आपका सहारा बनेंगे एंड ऑल दैट। तो आजकल का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की तरफ आ रही हैं। तो बेहतर ये है कि हमें जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं तो बेहतर ये है कि हमें औरतों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए बनिस्बत के लड़कों को भी करें। ऐसे नहीं कि हम तो लड़कों को बिल्कुल वो कर देते हैं कि ये तो हालांकि बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर औरतों को भी लेके साथ चलें। मेरा कहना तो यही है। यासर, आप क्या कहेंगे अगर किसी घर की बच्ची में ये एहसास जन्म ले रहा है कि वो गैर अहम है, तो पेरेंट्स को या इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो साथ में लोग हैं उनको बहुत अहम किरदार है, स्पेशली पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि उन्होंने बताना है उस बच्ची को कि जी तुम्हारी भी वही वैल्यू है जो और बच्चों की भी वैल्यू है। बेशक के वो उनके जो बिहेवियर्स हैं उनसे उसको ये फीलिंग आ रही होगी जी ये शी इज समथिंग लेस, लेकिन उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, हर चीज के लिए इजहार जरूरी है, मोहब्बत के लिए भी इजहार जरूरी है, आप दोस्ती के लिए भी इजहार जरूरी है, तो आपने वो चीज बतानी है, उसको कन्वे करनी है। और अगर ये कॉन्फिडेंस हम नहीं देते तो जो अगला फेज होता है लाइफ का, अक्सर उसके बारे में भी हमारी बहुत सारी बोरोड बिलीव्स हैं। या सर अगर आप नोटिस करें, अ लॉट ऑफ गर्ल्स फील प्रेशर्ड कि हमारे माँ बाप ने इतनी चाव से, इतने अरमानों से, इतने खर्चे से हमारी शादी की है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वहां पे भी वो अपने आप को सबसर्विएंट फील करती हैं। ऐसा लगता है उनको कि हमारी जिम्मेदारी है इस शादी को चलाना, वरना हमारे माँ बाप का दिल टूट जाएगा एंड दे वुड नॉट वांट दैट। इस फीलिंग को कैसे मिटिगेट करें? वो देखिए, इसमें सबसे पहले तो अहम चीज ये है कि आपने अपने आप को भी देखना है ना। वो जो हम बात कर रहे थे कि जी सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं, अगर कोई चीज किसी भी रिलेशनशिप में आपकी डेली लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, तो आपने फिर सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आप वेल होंगे देन यू कैन डू वेल विद अदर्स एज वेल। तो आपने ये सोच लिया कि जी माँ बाप ने इतना कर लिया तो हमें तो बस निभाना है, वो जो कहते हैं ना कि जी बस तुम्हारा जनाजा उठेगा, तो अब ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। खवातीन को सोचना चाहिए कि जी उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कितना डिस्टर्ब हो रही है इस रिलेशनशिप की वजह से, और उसके लिए उनको फिर स्टेप्स लेने कोई भी बेजा ख्वाहिश या बोझ या जिम्मेदारी अगर आप पे जाए जो आपकी जात की नफी कर रही है और जो आपको थका रही है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। मे बी इट्स नॉट अबाउट ब्रेकिंग द मैरिज बट वॉइसिंग योर ओपिनियन, कि आपके लिए हमेशा अगर कोई रास्ता या कोई फैसला लेना मुश्किल हो तो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल कीजिए, और वो सवाल ये हो कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप से मोहब्बत करता है वो
किस सिनेरियो में क्या फैसला लेगा। एंड आई थिंक कि आपके लिए बहुत सारे फैसले बहुत आसान हो जाएंगे। या अगर आप एक तरह से अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रही हैं तो फौरन अपने जहन में अपनी बहन, अपनी बेटी को लेके आ जाएं कि जी अगर यही फैसला, यही सिचुएशन मेरी बेटी के सामने होती तो मैं उसको क्या मशवरा देती या मैं अपनी बहन को क्या मशवरा देती। तो आपके लिए काफी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी और आपको एहसास होगा कि कहाँ कहाँ आप अपने साथ एक लविंग, हाई वर्थ, हाई वैल्यू बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम हमारे साथ मौजूद थी, सकीना एंड यासिर। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बड़ा अहम है, क्योंकि याद रखिए दुनिया में बहुत सारे रिश्ते आएंगे चले जाएंगे। सम पीपल विल बी देयर फॉर अ रीजन, सम पीपल विल बी देयर फॉर अ सीजन, लेकिन आपका अपने साथ जो रिश्ता है वो आखिरी सांस तक रहेगा। तो दूसरों के ओपिनियन से ज्यादा आपका अपने बारे में जो ओपिनियन है वो मैटर करता है, एंड दैट शुड बी हेल्दी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।